हेलो एवरीवन। सो कैसी जा रही है तैयारी सबकी? कौन कौन से टॉपिक्स छूट गए हैं? इन सब के साथ साथ हमने क्या करना है? इंग्लिश क्यों करना है? 5-10 MCQs हर एप्टीट्यूड टेस्ट में यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सेक्शन के बगैर नहीं हो सकते। इंग्लिश सेक्शन मस्ट है। एवरी MCAT, ECAT, BCAT, whatever test you give। अब बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये नहीं आएगी तो फिर आप रिटन कोई काम दुनिया में नहीं कर सकते। So now, without wasting time, let's move towards the vocabulary. Today we are going to do synonyms, vocabulary. Synonyms ऐसे अल्फाज जिसके मीनिंग सेम हो। So हमारे पास नंबर 1 है coalesce. Now coalesce, what is coalesce? A, associate. B, combine. C, contact. D, conspire. Associate, combine, contact or conspire. What do you think is the right answer? Option A, B, C or D? If you know the answer, please comment below. और अगर नहीं पता है तुक्का ही लगा लें। के जल्दी जल्दी A, B, C और D? The correct answer is B. अच्छा, अब आइए देखते हैं B आंसर क्यों है। नंबर 1, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब किसी से ताल्लुक़ रखना, किसी से जुड़ा हुआ होना, इसको हम कहते हैं एसोसिएट। बी, कंबाइन। कंबाइन का मतलब चीज़ों को मिलाना। सी, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब राब्ता होना। कॉन्टैक्ट का मतलब किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिससे आप राब्ता कर सकें, ये भी। एंड डी, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर साजिश को कहते हैं। अक्सर सुना है ना आपने, अगर लोग न्यूज़ सुनते हो तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बात करती हैं, कहती हैं हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमें फंसाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है हमारे खिलाफ। तो कॉन्स्पायर साजिश करने को कहते हैं ना। कोलिस, कोलिस किसको कहते हैं? कोलिस का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को जोड़ना, जोड़कर एक चीज़ बनाना। अब बताइए आंसर सही क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए या कॉन्स्पायर होना चाहिए? अच्छा जी, कॉन्स्पायर तो क्लियर कट नहीं हो सकता, साजिश का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहाँ साजिश होती है वहाँ तोड़ फोड़ होती है, वहाँ कंबाइन करके बना तो सकते नहीं है। कॉन्टैक्ट क्लियर कट कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट का मतलब राब्ता, राब्ते का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है। एसोसिएट हो सकता है क्योंकि एसोसिएट का मतलब किसी चीज़ से लिंक होना होता है। एंड कंबाइन, चीज़ों को मिलाना। कंबाइन सबसे ज़्यादा करीबी आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, कंबाइन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। क्वैक। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वैक? ए, क्लाउन। बी, philanthropist. D, jester. C, jester. And D, charlatan. A, clown. B, philanthropist. C, jester or D, charlatan? What is the right answer? A, B, C or D? Whatever answer comes in your mind, please comment below. If you are sure about your answer, you know the meaning, you know the synonym, great. Be confident and write down in the comment section. Okay, jaldi jaldi. Now what is the right answer? D. D is the right answer. अच्छा, आइए देखते हैं इसको भी। वाई द आंसर इज डी। क्वैक, क्वैक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बत्तख की आवाज़ को कहते हैं। बत्तख जैसी आवाज़ को, जिस तरह बत्तख क्वैक क्वैक करती है, उसको हम इंग्लिश में क्वैक का वर्ड यूज़ करते हैं। ए हमारे पास है क्लाउन। क्लाउन आप सबको पता है, जोकर, हंसाता है, जोक्स करता है, प्रैंक्स करता है। टीवी पे, कार्टून्स पे, सब पे देखिए क्लाउन्स बनाया जाता है। बी हमारे पास क्या है?
फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं एक बहुत रहमदिल इंसान को जो लोगों की मदद करके खुश होता है और उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जो है वो बस दूसरों की हेल्प करने के लिए कर रहा होता है और ज़्यादातर डोनेट कर रहा होता है। फलाही काम जिसको आप उर्दू में बोलते हैं कि डोनेशंस देना, ऐसे लोग जो डोनेशंस देते हैं किसी की मदद करने के लिए, पैसे देते हैं, चीज़ें देते हैं किसी की मदद करने के लिए, उनको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। उनका उसमें कोई लालच नहीं होता, कोई गर्ज नहीं होती, दिल से वो किसी की मदद करने के लिए कर रहे होते हैं और उसका कोई रिटर्न वो डिमांड नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते, उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखिए क्वैक कहाँ पे, फिलेंथ्रोपिस्ट बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, बी क्लियर कट नहीं हो सकता। नाउ सी जेस्टर, जेस्टर का मतलब भी यही होता है एक ऐसा करेक्टर या एक ऐसा इंसान जो लोगों के साथ प्रैंक करे, ह्यूमर करे, हंसाने की उनको कोशिश करे। सो क्लाउन एंड जेस्टर समवॉट सिमिलर, दोनों मतलब एक ही हैं, जेस्टर समझे या क्लाउन समझे, दोनों ए एंड सी बोथ आर सेम इन मीनिंग। नाउ डी चार्लेटन, नाउ चार्लेटन कहते हैं एक ऐसे बंदे को जो फेक हो, फ्रॉड हो, हर तरह की आवाज़ निकाल लेता हो और प्रिटेंड करता हो, जो वो नहीं है वो प्रिटेंड करता हो, बत्तख जैसी आवाज़ निकाल लेता हो, क्वैक क्वैक जैसी आवाज़ निकालता हो, क्वैक करता हो, उसको हम कहते हैं चार्लेटन। दैट्स वाई क्वैक एंड चार्लेटन बोथ आर सेम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। जेस्टर या क्लाउन हंसा रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक साउंड नहीं निकाल रहे बत्तख जैसा, चार्लेटन बत्तख जैसी आवाज़ निकालता है, क्वैक करता है, करके दिखाता है, प्रिटेंड करता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। गॉच, गॉची, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉच? ए क्लमसी, बी स्टूपिड, नाराज ना हो जाइएगा, आपको स्टूपिड नहीं कहा जा रहा, ऑप्शन है ये, ऑप्शन, डोंट टेक इट पर्सनल। ओके, सी फीबल माइंडेड और डी impudent. What is the right answer? What do you think is clumsy, stupid, feeble-minded, impudent? क्या लगता है आपको सही आंसर है? ए, बी, सी और डी? ए, जिसने रखा है ए, वेल डन, कीप इट अप, बी कॉन्फिडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्यों ए करेक्ट आंसर है? गॉची का मतलब होता है एक ऑकवर्ड सा गेस्चर, ऑकवर्ड लगना, नामुनासिब लगना, सोसाइटी में एक्यूरेट फील ना होना। जैसे सोसाइटी से मुराद ये है कि कई सारे लोग हैं, उनके दरमियान एक अजीब सा ऑकवर्ड सा आप लग रहे हो, दिस इज़ गॉची। कोई ऐसी चीज़ हो जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, अजीब सी लगती हो, एप्रोप्रिएट नहीं लगती, सूटेबल नहीं लगती, उसको कहते हैं गॉची। सो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? क्लमसी। क्लमसी का मतलब भी यही है, ऑकवर्ड। बी स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़। इट्स नॉट सेइंग कि ये ऑकवर्ड है, इट्स नॉट सेइंग कि जी ये चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अजीब सी लग रही है, नहीं, बेवकूफ़ी की बात हो रही है। स्टूपिड इज़ बेवकूफ़, फूल। सी हमारे पास क्या है? फीबल माइंडेड। अच्छा, फीबल माइंडेड का मतलब भी एक तरीके से बेवकूफ़ी ही होता है, लेकिन हम उसे बेवकूफ़ नहीं कहते। फीबल माइंडेड ऐसे लोग होते हैं जो कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले सकते, उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक अक्लमंदी का फ़ैसला कर सकें, उसको कहते हैं फीबल माइंडेड पीपल। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ठीक ठाक लोग हों, बेवकूफ़, फूल, स्टूपिड ना हो, लेकिन बस उनके अंदर कुदरती तौर पे ये एबिलिटी नहीं है, उनकी ऐसी मेंटालिटी नहीं है उनके, वो ऐसे वाइज डिसीजंस ले सकें, इंटेलिजेंट एक्शंस कर सकें, इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें, उन्हें हम कहते हैं फीबल माइंडेड। एंड डी है हमारे पास इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट कहते हैं एक ऐसे बिहेवियर को जिसमें आप किसी दूसरे को इज्जत नहीं देते, आप किसी दूसरे के साथ जो है वो रिस्पेक्ट के साथ बिहेव नहीं कर रहे, किसी दूसरे को रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे, सो फिर आप क्या हो गए?
impudent. You have an impudent behavior. Okay, that's why the word is clumsy. Clumsy is very common word. अक्सर आप देखते हैं हम लोग बोलते हैं ना यार बड़ा clumsy लग रहा था, so awkward लग रहा है, so this is gotchy. Okay, now redundant. Redundant. What is the meaning of redundant? Synonym to redundant: A, necessary, B, plentiful, C, sufficient, or D, diminishing. A, B, C or D, necessary, plentiful, sufficient or diminishing. क्या आपको सही लगता है? जिंदगी और मौत का मसला नहीं है, एंड दिस इज नॉट योर फाइनल एग्जाम. जो भी आपको लगता हो कमेंट बिलो. ओके जी जनाब. डी, diminishing. Now why diminishing? आइए देखते हैं. अच्छा, ए हमारे पास क्या है? नेसेसरी. नेसेसरी किसे कहते हैं? बचपन से 1 क्लास से हमने अक्सर एग्जाम के पेपर्स में लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 इज नेसेसरी, ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी, कि ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. किसी क्वेश्चन पे लिखा होता है अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इज नेसेसरी टू अटेम्प्ट, ये वाला सवाल ज़रूर करना है. सो नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, जो हर हाल में होना चाहिए, होना है, करना है, नॉट चाहिए वही करना है, तो उसको कहते हैं नेसेसरी. बी, प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल बहुत सारा है, बहुत सारा मौजूद है, अबंडेंस में मौजूद है, बहुत सारा, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज प्लेंटीफुल. सी, सफिशेंट, बहुत सारा हो या ना हो लेकिन काफ़ी है. सफिशेंट का मतलब होता है कि आपके लिए काफ़ी है, इनफ है, दिस इज कॉल्ड सफिशेंट. एंड डी, डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हो, उसको कहते हैं डिमिनिशिंग. रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब भी यही होता है कि उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, अब उसकी मज़ीद आगे हमें ज़रूरत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है. जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती वो क्या चीज़ हो जाती है? ख़त्म हो जाती है वो चीज़. सो डिमिनिशिंग ज़्यादा एक्यूरेट है. कंप्लीटली सिमिलर मीनिंग्स नहीं है, लेकिन करीब सबसे ज़्यादा आपके डिमिनिशिंग है. सो द करेक्ट आंसर इज़ डी. नन ऑफ द अबव की आपके पास ऑफ कोर्स चॉइस नहीं है, तो आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट ज़रूर करनी है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. एट्रॉफी. एट्रॉफी बहुत दफ़ा आ चुका है. सो व्हाट डू यू थिंक एट्रॉफी इज? ए, लूज लीव्स, बी, soften, C, waste away, D, grow. A, loose leaves, B, soften, C, waste away, or D, grow. A, B, C or D? द करेक्ट आंसर इज सी. अच्छा जी, क्या है सी? आइए देखते हैं. एट्रॉफी का वर्ड मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, इसलिए कि ये बायो के अंदर यूज़ हुआ है, सेकेंड ईयर की बुक में यूज़ हुआ है. एट्रॉफी कहते हैं एक ऐसी बीमारी को, बीमारी को नहीं, मतलब कि जैसे कोई बीमार हो जाता है और बीमार हो जाने के बाद उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, उस ऑर्गन का कोई इस्तेमाल नहीं रहता. यूजुअली होता क्या है कि उस ऑर्गन में किसी बीमारी की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ऑर्गन के, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं. डीजेनरेट होने का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद टूटना और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. तो उन सेल्स का क्या बनना शुरू हो जाता है? वेस्ट बनना शुरू हो जाता है. वो ऑर्गन काम करना छोड़ देता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है उस ऑर्गन की. तो वो ऑर्गन आपके जिस्म में
बेकार हो गया, वेस्ट हो गया वो आपके जिस्म में, और वो सारे डिजेनरेटिव सेल्स जो हैं वो बॉडी से निकल जाएंगे, वो ऑर्गन आपके अंदर बॉडी के अंदर रहेगा मगर वो काम नहीं करेगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेस्ट। नाउ ए, लूज लीव्स, पत्तों की बात हो रही है, लूज की बात हो रही है यहाँ पे भी, यूज जाहिर सी बात है जो पत्ते गिरेंगे वो काम के तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली पत्तों की बात हो रही है, ऑर्गन की बात नहीं हो रही किसी जानदार की, ये पत्तों की बात हो रही है। और पत्ते जब गिरते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सीज़न के हिसाब से गिरते हैं, उसमें किसी डिजीज़ का या डीजेनरेशन का कोई रोल नहीं होता। बी, सॉफ्ट नरम पड़ना। सो आपके पास ना ही ए सही आंसर हो सकता है ना ही बी सही आंसर हो सकता है। सी, वेस्ट अवे, क्लियर मीनिंग लिखी हुई है, वेस्ट अवे सी। और डी क्या है, ग्रो, बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया, ये तो एंटोनिम हो गया। सो हमारे पास डी भी नहीं हो सकता, हमारे पास सी बिल्कुल वैलिड एक्यूरेट आंसर है, और तीनों में से कोई भी और मज़ीद करीब आंसर नहीं है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एट्रॉफी, वेस्ट अवे। सो दिस इज़ द लास्ट एमसीक्यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ वोकैबुलरी और करेंगे। Please do follow this page. If you stay connected and follow this page, you will get all the MCQs there, and we will try कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं. Good luck to you all.